अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 177 के पहले ट्रेलर का रिव्यू है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कुरैश उस्मान में उस्मान बे का मुगलों के हाथों कैद होना एक लॉजिकल सिनेरियो है या नहीं, और क्या तारीख में इसकी कोई मिसाल है कि किसी इलाके का हुक्मरान या सुल्तान इस तरह दुश्मनों के हाथों कैद हो गया हो। और नाज़रीन इकराम, इसके अलावा आप लोग ये भी जानेंगे कि 8 जनवरी के बजाय किस्त नंबर 177 15 जनवरी को दिखाने की क्या वजह है और कुरैश उस्मान ड्रामा एक हफ्ते के बजाय 2 हफ्तों की ब्रेक क्यों ले रहा है। इसके अलावा एल्बाई आल्प के नए सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 177 के ट्रेलर से ये बात वाज़ेह है कि उस्मान बे ने मंगोलों के सामने सरेंडर कर दिया है। इसकी वजह शायद यही है कि अपने कबीले के लोगों के लिए इस जहर का तरियाक उन मंगोलों से लिया जाए, यानी कि अपने लोगों की जान बचाने के लिए उस्मान बे ने ऐसा किया। मैं यहाँ इस बहस में नहीं जाऊंगी कि ये सिनेरियो तारीखी है या नहीं, या उस दौर के मंगोल इतने ताकतवर कैसे हो गए थे कि इल्खानी सल्तनत जो कि उस वक्त इतनी कमजोर थी, तो इसके बावजूद वो तुर्कों की किसी इमारत पर हमला करके उसके सरदार को कैद कर ले। क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि कुरैश उस्मान इस वक्त 30% तारीख और 70% फिक्शन पर चल रहा है। तो इसलिए हम ड्रामे की कहानी के हवाले से ही बात करेंगे और यही कहेंगे कि जो उस्मान बे आने वाली किस्त में करने जा रहे हैं वो तारीखी ड्रामों की तारीख में किसी हुक्मरान ने अभी तक अपनी आवाम के लिए नहीं किया। नाज़रीन इकराम, सीजन 6 के शुरू ही से एक ऐसे मजबूत दुश्मन की जरूरत महसूस हो रही थी जो कि आकर उस्मान बे को टफ टाइम दे। लुकास ने सीजन के शुरू में अच्छा मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उस्मान बे ने लुकास के साथ साथ कारासी बे जो कि उसका इत्तेहादी था उसे भी मजा चखाया। तो अब तक इस सीरीज में यही देखा गया है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलन हर सीजन में हमेशा मंगोल ही होते हैं। इसलिए एल्बाई के जरिए मंगोलों ने आते ही उस्मान बे को 4 किस्म के बड़े नुकसान दिए। नंबर 1, उस्मान बे का कला कराचा हिसार उनके हाथ से गया। नंबर 2, ओरहान बे मंगोलों के कैदी बन गए और अब उनका टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं। नंबर 3, और काई कबीले के लोगों को कुएं के पानी के जरिए जहर दिया गया। और नंबर 4, अब उस्मान बे भी आने वाली किस्त में इनके कैदी बन जाएंगे, यानी कि आने वाली किस्त तकलीफ और नुकसानात से भरी हुई है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिनेरियो लॉजिकल नहीं है कि उस्मान बे जिनकी पिछली किस्तों में इतनी बड़ी फौज दिखाई गई थी वो मंगोलों के सामने बेबस हो गया और उनकी वो फौज अब कहाँ है। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग खुद मुझे बताएं कि जहर के सामने फौज क्या काम कर सकती है, और वो भी वो जहर जिसका तरियाक ही ना मिल रहा हो। और इलॉजिकल सिनेरियो कहने वालों को क्या सुल्तान बायजीद की तारीख याद नहीं है कि जब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को मंगोलों ने पकड़ लिया था और उस वक्त मंगोलों के हुक्मरान जिसका नाम तैमूर लंग था उसने सुल्तान बायजीद को कैद कर दिया था। उस वक्त सुल्तान बायजीद की फौज उस्मान बे की इस फौज से साइज में 10 गुना बड़ी थी। तो मंगोलों की कैद कुरैश उस्मान में हो या हकीकत में उस्मान बे की हो या सुल्तान बायजीद की, ये सिनेरियो एक ही है। फर्क सिर्फ ये है कि सुल्तान बायजीद एक जंग में शिकस्त के बाद कैदी बने थे, जबकि उस्मान बे अपने ही लोगों की जान बचाने की खातिर बने। तो अगर सुल्तान बायजीद जैसा ताकतवर सुल्तान कैदी बन सकता है तो उस्मान बे तो इस वक्त एक नई नवेली इमारत के मालिक हैं और इतने ताकतवर भी नहीं हैं, तो उनकी बारे में ये सिनेरियो इलॉजिकल कैसे हो गया। दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त इनका बेटा भी मंगोलों की कैद में है और वालिदैन जितने भी मजबूत, ताकतवर या बहादुर हों, अपनी औलाद की तकलीफ के सामने वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। तो इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए ये सिनेरियो बिल्कुल लॉजिकल है। और अहम बात यह भी है कि इस सरेंडर के पीछे भी उस्मान बे का कोई प्लान ही होगा। और वैसे भी उलुगान का किरदार एक मेहमान अदाकार के तौर पर इस सीजन में शामिल किया गया है, जो कि हो सकता है कि सिर्फ 4 या 5 किस्तों तक रहे। तो ये सिनेरियो इसका मतलब है चंद किस्तों तक ही चलेगा, जो कि प्लस पॉइंट है। अब सवाल यह है कि उस्मान बे मंगोलों की ग्रिप से कैसे निकलेंगे। तो पहली बात तो यह है कि उस्मान बे मंगोलों से कोई एग्रीमेंट करके ही अपने आप को इनके हवाले करेंगे। और रही ये बात कि क्या इन्हें बचाने के लिए कोई नया जंगजू आएगा, तो मैं तो यही कहूंगी कि इस बारे में उम्मीद मत रखें, क्योंकि या तो उस्मान बे अपनी जहानत के बलबूते पर उनकी कैद से निकलेंगे या फिर राइटर्स यहाँ ओरहान बे को मौका देंगे कि वो इस बार फ्रंट पर आकर ये कारनामा अंजाम दे। और वैसे भी ओरहान बे मंगोलों की कैद में जितना टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं उससे उनके इरादे कमजोर नहीं हो रहे, बल्कि उनके अंदर इंतकाम का जज्बा ज्यादा शदीद हो रहा है। तो लगता है कि इस बार ओरहान गाजी इस सिनेरियो के हीरो होंगे। और आने वाली किस्त में वाकयात ड्रामेटिकली इस हद तक बदल चुके हैं कि यकीन नहीं आता कि एल्बाई आल्प ने वाकई में कबीले से गद्दारी की और तख्त का लालच किया। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में एल्बाई के हवाले से जो सिनेरियोज बताए थे वो 3 थे। नंबर 1 ये कि उसकी बीवी मंगोलों के कब्जे में हो
और वो इस वजह से मंगोलों की हर जायज नाजायज बात मानने पर मजबूर हो। नंबर 2 ये कि उसकी फितरत दुनदार बे जैसी हो और काई कबीले की सरदारी की सीट इसका ख्वाब हो। नंबर 3 ये कि ये सफेद दाढ़ी वालों का जासूस हो और मंगोलों के पास जासूसी कर रहा हो। अब ये तीसरा अंदाजा तो गलत साबित हो गया, क्योंकि सफेद दाढ़ी वालों का जासूस मंगोलों का एतमाद हासिल करने के लिए कुएं के पानी में जहर नहीं मिला सकता और इतने लोगों की जान दांव पर नहीं लगा सकता। और इसकी खुद कलामी और काई कबीले की सरदारी की गद्दी के बारे में इसके ख्यालात, इसके इरादे वाजे कर रहे हैं। लेकिन वही बात के समझ से बाहर है कि राइटर्स ने ऐसा सिनेरियो क्यों बनाया, और वो भी एक तारीखी किरदार के बारे में जो कि ओरहान गाजी का वफादार आल्प था। आप में से जो लोग इल्बाई आल्प के तारीखी कारनामे जानना चाहते हैं वो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। और इल्बाई आल्प का दादा जो कि अर्तुगरुल गाजी का पसंदीदा भाई था और सफेद दाढ़ी वालों का बाएतमाद जासूस था, उसकी नस्ल से एक ऐसा गद्दार निकल कर आ जाए तो ये नाकाबिले यकीन सी बात लगती है। और हमें शौक इस वजह से भी लगा है कि अगर इल्बाई दुनदार जैसी फितरत का मालिक दिखाया जाता तब इसकी इस तरह तख्तो इक़्तिदार का लालची होने की रीजन मिल जाती। लेकिन इल्बाई आल्प में शुरू ही से हमें तो ऐसी कोई बात भी नजर नहीं आई, तो अब ऐसा क्या हो गया? जरूर राइटर्स के पास ऐसा दिखाने की कोई माकूल वजह होगी, क्योंकि अगर इल्बाई मंगोलों का ही जासूस था तो उसने राजदारी से वजीर उमर को क्यों बचाया? उस्मान बेन ने तो उसे वो टास्क दिया ही नहीं था। और यकीन कीजिए कि इल्बाई आल्प का ऐसा सिनेरियो दिखाने की वजह से मुझे ये डर हो चला है कि महमद बोजदैग और ये राइटर्स ओरहान गाजी की तारीख पर जब स्विच करेंगे तो ओरहान और अलाउद्दीन के दरमियान भी कहीं दुश्मनी का सिनेरियो ना दिखा दें। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं इस तरफ कि बाकी तारीखी ड्रामे तो सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी लेंगे, तो कुर्रुल्युश उस्मान 2 हफ्तों की ब्रेक क्यों ले रहा है? और ये तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो से मालूम हो चुका होगा कि कुर्रुल्युश उस्मान की किस्त नंबर 177 15 जनवरी यानी 2 हफ्तों की ब्रेक के बाद रिलीज होगी, तो मद्दाहों को इस बारे में सस्पेंस है। तो नाज़रीन इकराम, इसकी असल वजह न्यू ईयर की छुट्टियां नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही हफ्ते में होंगी, बल्कि इसकी वजह तुर्की की 2 फुटबॉल टीमों गलातासराय और इस्तांबुल बासक शहर के दरमियान होने वाला फुटबॉल मैच है जो कि 8 जनवरी को होगा। अब राइटर्स ने इतना जबरदस्त सिनेरियो अपने तरफ से तैयार कर रखा है तो वो रेटिंग को खराब नहीं करना चाहते, और अगले हफ्ते यानी कि किस्त 15 जनवरी को रिलीज होगी। दूसरी बात यह कि ये खबर भी आई है कि किस्त नंबर 177 की अभी तक शूटिंग चल रही है और ये मुकम्मल नहीं हो सकी, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट फिर से बदल दिया गया है, तो इसलिए शूटिंग मुकम्मल नहीं हो पाई और अदाकार शूटिंग मुकम्मल करके फिर इसके बाद अपनी छुट्टियां लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।